हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स के बारे में। हम स्टार्ट करने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ पावर शेयरिंग। तो आज हम जब पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब होता है अपनी पावर को शेयर करना, है ना। वेरी इजी। ठीक है। तो पावर शेयरिंग में हम पढ़ेंगे दो कंट्रीज़ के बारे में। मतलब आपका फर्स्ट यूनिट जो है चैप्टर नंबर 1 का वो है बेल्जियम और श्रीलंका। मतलब बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे, हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अभी हम लोग इसमें फर्स्ट यूनिट में हम यही पढ़ेंगे कि बेल्जियम जो था वो बेसिकली क्या था, वहाँ पे क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, और आगे जाके ये कंट्रीज़ में क्या होने लगता है, क्या चेंजेस होते हैं, या फिर किस तरीके से पावर शेयरिंग इसको एक नाम दिया गया है, तो क्यों दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अब क्या हो गया है, अब हम आ गए हैं बेल्जियम में। तो बेल्जियम क्या है, बेल्जियम एक बहुत छोटी सी कंट्री है, एक बहुत स्मॉल कंट्री है। कहाँ पे है, यूरोप में है। ठीक है, यूरोप में ये कंट्री है। और कहा जाता है कि ये अब यहाँ पे ये जो दो कंट्रीज़ है श्रीलंका और बेल्जियम, इनको हरियाणा से कंपेयर किया जा रहा है। तो क्या होता है, ये कहते हैं कि बेल्जियम जो है ये एक बहुत छोटी कंट्री है, हरियाणा से भी छोटी कंट्री है, ऐसा माना जाता है। इसका जो बॉर्डर्स है, जो कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर्स जो है वो शेयर करिए, वो है एक तो फ्रांस है, एक द नीदरलैंड्स हैं, एक जर्मनी है और एक लक्समबर्ग है। ये चार कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं। आप इसको लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि बेल्जियम के बारे में बताइए, श्रीलंका के बारे में बताइए, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में बता रखा है इनके बारे में कि कंट्रीज़ में कितनी पॉपुलेशन है, क्या लैंग्वेज यूज़ हो रही है, किस तरह के लोग रहते हैं। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। पॉपुलेशन कितनी है बेल्जियम में, पॉपुलेशन है 1 करोड़। बेल्जियम में पॉपुलेशन है टोटल 1 करोड़। कहते हैं इट इज़ दी हाफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। मतलब अगर हरियाणा में 2 करोड़ पॉपुलेशन है तो बेल्जियम में सिर्फ 1 ही करोड़ है। ठीक है। और क्या है यहाँ पे कुछ लोग हैं जो डच बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है। कैसे बोलते हैं डच और फ्रेंच, क्यों ये डिवाइडेड हैं, तो ये है रीजन की वजह से डिवाइड। ठीक है। एक है हमारे यहाँ इसमें बेल्जियम में एक रीजन है फ्लेमिश रीजन, एक रीजन है वॉलोनिया रीजन। तो फ्लेमिश रीजन में जो है वो 59% पीपल जो हैं वो डच बोलते हैं। आउट ऑफ 100% जो 59% पॉपुलेशन है वो डच बोलती है। वेलोनिया में 40% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच बोलती है। ठीक है। रिमेनिंग जो 1% है, जो 1% बच गई है, वो बोलती है बेल्जियंस। ठीक है। बेल्जियंस मतलब आपकी बेल्जियम की भाषा ही बोलती है वो। ठीक है। अब बेल्जियन के बाद अब आती है आपकी नहीं सॉरी, रिमेनिंग 1% जो बेल्जियंस हैं, मतलब आपके जो बेल्जियम के लोग हैं, बेल्जियम के लोगों को बेल्जियंस कहा जाता है, तो वो लोग जर्मन बोलते हैं। ठीक है, वो जर्मन बोलते हैं, रिमेनिंग 1%। अब हम आगे हैं ब्रुसेल्स में, आपकी कैपिटल ऑफ बेल्जियम में आगे हैं। तो कैपिटल सिटी जो है, यहाँ पे भी 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% जो है वो डच बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक क्रैक है, क्या है यहाँ पे, मतलब एक बात है। वो क्या है कि जब हम लोग मेन कंट्री की बात कर रहे हैं जो कि बेल्जियम है, बेल्जियम में देखा जाए तो 59% पीपल आर स्पीकिंग डच लैंग्वेज। मतलब वो पावर में है वहाँ पे, है ना, ह्यूज नंबर, तभी तो 59% डच बोल रहे हैं। लेकिन वहीं जब हम लोग कैपिटल सिटी में आ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 20% पीपल डच बोल रहे हैं। 60 से, मतलब 59% से अप्रॉक्सीमेट 60 हुआ, बट फिगर वाइज देखे तो 59% ही है। तो 59% यहाँ जहाँ डच बोल रहे हैं, वहाँ पे कैपिटल सिटी में ओनली 20% पीपल आर स्पीकिंग डच। ठीक है। वहीं जहाँ 40% माइनॉरिटी में है, जहाँ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो वेलोनिया में माइनॉरिटी पे है, वहीं वो मेजॉरिटी में कहाँ पर, आपका ब्रुसेल्स में, कैपिटल सिटी में वो मेजॉरिटी में है। तो अब क्या हो गया है, अब कम्युनल टेंशन हो रही है। कम्युनल टेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि क्या हो गया है कि अब देखो, फ्रेंच पीपल जो है वो कैपिटल सिटी में बहुत रिच है, बहुत पावरफुल है। ठीक है, नो डाउट। लेकिन अगर ये लोग यहाँ पे अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे, या इनको, क्योंकि कहीं हम मेजॉरिटी में, तो हम लोग ये डच पीपल को, मतलब हम लोग इनको ना वो करते हैं, परेशान करने की कोशिश करेंगे या अपनी पावर का यूज़ करने की कोशिश करेंगे उधर, तो
मेन कंट्री में बेल्जियम में भी तो तुम लोग माइनॉरिटी में हो ना, फिर तुम्हारे साथ भी यही होगा, डच भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करेंगे, वो लोग भी तुम पे अपना पावर यूज करेंगे। तो ये कम्युनल टेंशन थी बहुत ज्यादा, जिससे मतलब कुछ भी खुल के नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, ये टेंशन जो थी ये 1950 से 1960s में भी ये चलती जा रही थी। तो अब क्या होता है, अब इसमें दूसरी कंट्री का भी जिक्र हो रहा है, जो है श्रीलंका, क्योंकि हम ऑफकोर्स बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बेल्जियम के बारे में ढंग से बता दिया, मैंने कहा कितनी पॉपुलेशन है, कौन सा, देखो दीज आर द थिंग्स जो कि मैप में भी आ सकती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कितनी, ठीक है ना। 59 बेल्जियम में 59% पीपल आर स्पीकिंग डच लैंग्वेज, जो कि अच्छा पहला बेल्जियम आता है, ठीक है, सबसे पहले आता है बेल्जियम। उसके बाद आप दो एरो लगाओगे नीचे, तो उसमें आएंगे दो रीजन्स, एक है फ्लेमिश रीजन आएगा, एक है वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में 59% डच बोल रहे हैं, इधर 40% फ्रेंच बोल रहे हैं। उसके नीचे फिर एक एरो से आएगा, ऐसे में आएगा, यहाँ आएगा कौन सा, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी, ठीक है। वो क्या है, वो है बेल्जियंस। रिमेनिंग 1% जो है वो जर्मन बोल रहे हैं। तो यहाँ लैंग्वेज जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो रखी है। पहली हो रखी है डच लैंग्वेज 59%, 40% फ्रेंच, और 1% जो बची है वो बोल रही है जर्मन, ठीक है। अब कैपिटल सिटी में आओ, तो कैपिटल सिटी में क्या है, 80% बोल रहे हैं फ्रेंच और 20% बोल रहे हैं डच, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या हो गया है, अब मतलब ये सारी बात तो हो गई कि आपका कौन कितना बोल रहा है, क्या प्रोपोर्शन में बटा हुआ है, ये बेल्जियम की बात होगी। अब हम आ गए श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या हो रहा है, श्रीलंका एक है आइलैंड नेशन, आपने हमारे इंडिया के मैप में भी देखा होगा, नीचे है श्रीलंका बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, श्रीलंका जो है वो बहुत फ्यू किलोमीटर्स है तमिलनाडु से, ठीक है। तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पे है श्रीलंका। श्रीलंका की आबादी है 2 करोड़, आबादी मतलब पॉपुलेशन है श्रीलंका की 2 करोड़। तो 2 करोड़ पीपल। तो अब मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था कि हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ पॉपुलेशन है बेल्जियम की, मतलब बेल्जियम की अगर 1 करोड़ है तो वो हरियाणा की हाफ हुई है ना। तो श्रीलंका की पॉपुलेशन है 2 करोड़, तो मतलब ये हरियाणा के बराबर है पॉपुलेशन, ठीक है, हरियाणा के इक्वल है। इसमें डाइवर्स मतलब देखा जाए तो डाइवर्स पॉपुलेशन है, अलग अलग तरह के आपको यहाँ लोग भी मिलेंगे, ठीक है। तो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं या श्रीलंका में, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, तो मेजर जो सोशल ग्रुप्स हैं, एक है आपके श्रीलंकन स्पीकर्स, ठीक है। सबसे पहले आपके आते हैं श्रीलंकन स्पीकर्स, जो है 74%, ठीक है, 74% है आपके श्रीलंकन स्पीकर्स। और इसके बाद आते हैं आपके तमिल स्पीकर्स, जो कि है 18%, ठीक है। अब ये 18% जो तमिल स्पीकर्स हैं, ये भी दो जनों में डिवाइड हो रखे हैं। पहले हैं तमिल नेटिव्स, ठीक है। तमिल नेटिव्स जो हैं, जिनको कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। अब हमारे ऐसा होता है ना आज, क्योंकि तमिल और श्रीलंका कुछ किलोमीटर्स दूरी हैं, तो वहाँ के कुछ नेटिव तमिल्स भी हो जाते हैं जिनको तमिल लैंग्वेज भी आती है, तो इनको श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं। ये 13% है, 18% में से 13% है श्रीलंकन तमिल्स, और बाकी है इंडियन तमिल्स। अब इंडियन तमिल्स वहाँ कैसे आए, तो हमने, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री में आपको एक चीज़ बताई थी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो लोगों को लेके जाते थे ब्रिटेन में, है ना, प्लांटेशन फील्ड्स पे लगाते, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि इंडिया में भी क्या था, इंडिया में भी लोगों को ले जाया जा रहा था, फोर्स्ड लेबर, जो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट पढ़ा था हमने, कि उनको ज़बरदस्ती ले जाया जाता प्लांटेशन फील्ड पे, वहाँ रख दिया जाता। तो ऐसे ही कुछ इंडियंस को वहाँ ले जाया गया। फिर उनके तो ये क्या थे, ये इंडियन तमिल्स कैसे हुए कि इनके बच्चे, फिर इनके भी बच्चे, फिर ऐसे क्या हुआ, तो इनके 4 फादर्स जो थे यहाँ पे प्लांटेशन फील्ड में काम करते थे। तो 5% कौन थे, ये इंडियन तमिल्स थे। 18% ऑफ तमिल स्पीकर्स वे, देखिए श्रीलंकन तमिल से 13, ये देखो यही याद रखना है कि कितना परसेंट कौन कहाँ पे था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सिविक्स। तो आप ये याद रखिए, 13% थे इंडियन तमिल्स, जो कि थे, जिनको श्रीलंकन तमिल्स भी कहा जाता था, और 5% जो इंडियन तमिल्स थे वो मतलब वो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी जो तमिल बोलती थी, ठीक है। अब अगर आप मैप में देखें, आपके वहीं पे एक मैप है, उसमें देखें तो नॉर्दर्न पार्ट जो पूरा है वो श्रीलंकन तमिल से भरा हुआ है, ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स हैं वहाँ और इंडियन तमिल्स हैं, ठीक है। वहाँ पे पूरे आपके श्रीलंकन और इंडियन तमिल्स हैं। सेंट्रल पार्ट में कौन है, सिन्हाला स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स कौन हो गए, जो कि एक तो हमने क्या पढ़ा था कि 2 तरह के स्पीकर्स हैं, एक है तमिल स्पीकर्स, एक है सिन्हाला स्पीकर्स। फिर तमिल स्पीकर्स में आता है श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। तो देखा जाए तो तमिल स्पीकर्स हैं पूरा आपका नॉर्दर्न पार्ट में, और सेंट्रल पार्ट में बीच में है आपके सिन्हाला स्पीकर्स, ठीक है। कुछ वहाँ कुछ यही कुछ सर्दर्न पार्ट में भी आपको दिख जाएंगे।
तो 70 और क्या है 7% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ क्रिश्चियंस की भी है, जिसको मिक्स पॉपुलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। एक मतलब वो क्रिश्चियंस जो थे वो थोड़े बहुत तमिल भी बोलते थे, कुछ लोग वो ये सिन्हाला भी बोलते थे, तो ये बिल्कुल मिक्स पॉपुलेशन थी। तो सिन्हाला स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी, बेसिकली इन लोगों को क्या कहा जाता था, इनको बुद्धिस्ट का, ये बुद्धिस्ट के बिलीवर्स, बुद्धिज्म के बिलीवर्स थे, तो इनको बुद्धिस्ट कम्युनिटी कहा जाता था। और जो तमिल कम्युनिटी थी वो तो मुस्लिम हिंदू दोनों, कोई भी मतलब हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। तो ये था आपका श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में, कि बेल्जियम और श्रीलंका के हमने पढ़ा कि कितनी पॉपुलेशन थी, कितने लोग थे, कितनी मेजॉरिटी माइनॉरिटी, सब कुछ पढ़ा हम लोगों ने। अब हम पढ़ेंगे आगे कि किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका जो ये दो कंट्रीज़ हैं, इन दो कंट्रीज़ में आगे क्या होता है, और हमने क्यों इन दोनों कंट्रीज़ मतलब ऐसे अचानक से हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में क्यों पढ़ा, हम पढ़ेंगे आगे। तो हम आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा, चलो हम अब क्योंकि हम श्रीलंका की ही बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने श्रीलंका के बारे में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि श्रीलंका में तमिल्स भी रह रहे थे, श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर्स भी रह रहे थे। सिन्हाला स्पीकर्स 74% थे, तमिल्स 18% थे। और जो तमिल्स थे वो भी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। एक था इंडियन तमिल था, ठीक है। इंडियन तमिल कौन थे, जिनके फोर फादर्स यहाँ पे श्रीलंका में प्लांटेशन फील्ड्स में काम करते थे, ठीक है। वो थे इंडियन तमिल्स, जो कि 5% पॉपुलेशन वहाँ पे बोलती थी। और एक थे तमिल नेटिव्स, मतलब 5% पॉपुलेशन वहाँ थी। और एक थे तमिल नेटिव्स जो कि श्रीलंका के आसपास में ही, मतलब श्रीलंका में ही रहते थे, जिन्हें तमिल लैंग्वेज आती थी, ठीक है। तो 13% हो गए ये, 13% थे श्रीलंकन तमिल्स और 5% थे इंडियन तमिल्स, टोटल हुआ 18% तमिल, और 74% थे सिन्हाला स्पीकर्स। तो अब क्या होता है, अब 1948 में इन लोगों को इंडिपेंडेंस मिलती है, किसको, श्रीलंका को। तो श्रीलंका में जो मेजॉरिटी ग्रुप था, इन्होंने सोचा कि अब अगर हमको इंडिपेंडेंस मिल गई है तो हम लोग क्या करते हैं, हम रूल करते हैं, हम लोग रूलर्स बन जाते हैं, हम डोमिनेट करते हैं इन लोगों को। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग श्रीलंका में सिन्हाला जो ये कम्युनिटी थी, इन्होंने सोचा कि हम लोग इन्हें डोमिनेट करेंगे। कैसे, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं, तो हम डोमिनेट करेंगे थ्रू मेजॉरिटेरियनिज्म। हम लोग कहेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म में हम लोग इनको डोमिनेट करेंगे। अब मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी, जैसे तमिल वहाँ वो सिन्हाला मेजॉरिटी में, तो मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वही रूल करेगी, ठीक है। अब 10 लोग हैं, 10 में से 6 जन बोल रहे हैं कि हमको जो है, हम लोगों को दुबई जाना है, 4 जन बोल रहे हैं नहीं हमको जयपुर जाना है, तो आपको तो वहीं जाना पड़ेगा ना जहाँ मेजॉरिटी कह रही है। तो यही था कि मेजॉरिटी जो कहेगी वही होगा, ठीक है। मेजॉरिटी जो रूल्स बनाएगी वही रूल्स जो हैं वो चलेंगे। तो सिन्हाला कम्युनिटी, अब वो अपनी कम्युनिटी थी, तो वो ऑफकोर्स तमिल्स को तो बढ़ावा देती नहीं है ना, जो तमिल वहाँ रह रहे थे उनको तो वो बढ़ावा देती नहीं। वो कम्युनिटी ने यही सोचा कि हम अपने को बढ़ावा देंगे, अपनी कम्युनिटी को बढ़ाएंगे और अपने आप को जो है हम डेवलप करेंगे, रादर देन डेवलपिंग तमिल कम्युनिटी विल थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, है ना, यही होता है। तो क्या हुआ, उन्होंने यही किया कि उन्होंने कहा कि हम लोग मेजॉरिटी में हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग कुछ स्टेप्स लेंगे, ठीक है। कुछ स्टेप्स से क्या होगा कि इन स्टेप्स, जो ये सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे, इससे हम लोग अपनी कम्युनिटी को स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। इसमें अब माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है तमिल, उनके ना व्यूज इंपॉर्टेंट है। अगर वो बोल रहे हैं नहीं हमारे लिए भी कुछ करो, तो कोई बात उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिन्हालास के लिए कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है। they just know that they want to develop their community first and then they'll think about others, ठीक है। तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। कहा कि अब सिन्हाला जो है वो हमारी श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है। श्रीलंका में वैसे ही सिर्फ 2 लैंग्वेज थी, एक थी तमिल, एक थी सिन्हाला। तो सिन्हालास ने कहा विल मेक आर लैंग्वेज एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज, एज वी आर इन मेजॉरिटी, तो विल मेक आर लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सिन्हालास ने जो था, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स में इनको फेवर करने लगे, ठीक है। कहा कि हमको अब अगर हम लोग मेजॉरिटी में हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हमको फेवर मिलना चाहिए यूनिवर्सिटी एडमिशन में। तो तमिल्स का एडमिशन हो ना हो यूनिवर्सिटी में, सिन्हालास का एडमिशन होना चाहिए यूनिवर्सिटी में। तो ये था कि हमको एक अपना, हमें एक मेजॉरिटी चाहिए, कि हमको एक फेवरिज्म चाहिए कि हम लोग, क्योंकि हम लोग मेजॉरिटी में हैं तो हम लोगों का एडमिशन तो होना ही चाहिए।
दूसरा क्या था, गवर्नमेंट जॉब्स जो होंगी सबसे पहले वो हम एक्वायर करेंगे। सिन्हाला जो कम्युनिटी है पहले वो गवर्नमेंट जॉब एक्वायर करेगी, फिर कोई और एक्वायर करेगा, ठीक है। तो ये बात ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब का भी यही था, ठीक है। फिर क्या था, बुद्ध, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वो बेसिकली बुद्धिज्म फॉलो करते थे, और जो तमिल कम्युनिटी थी वो इंडियन और मुस्लिम्स थे, ठीक है। तो दोनों रिलीजन चल रहे थे वहाँ पे, तमिल में तो इंडियन मुस्लिम दोनों साथ में रह रहे थे, दे हैड नो इश्यूज कि तुम अपने भगवान की करो, हम अपने अल्लाह की करेंगे, ठीक है। लेकिन जो सिन्हाला थी वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बुद्धिज्म को प्रोटेक्शन दी, एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दिया कि बुद्धिज्म मतलब एक एक बुद्धिज्म इज आर वो रिलीजन है, और उसको एक प्रोटेक्शन दे दी कि बुद्धिज्म के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो हमारा रिलीजन है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का रिलीजन है। तो ये हो गया था। अब इससे क्या हुआ, एक एक मतलब तमिल्स, अब देखो एक बात बताओ, अगर कोई आपको बार बार मतलब हर, पहले तो चलो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को सुपीरियर बनाया, ओके, फिर उन्होंने अपने को यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स में जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से गई, फिर वो अपने रिलीजन को भी बढ़ावा दे, तो आपको कहीं ना कहीं छोटा महसूस होगा, आप डोमिनेट फील करोगे, वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं और आप फील भी करोगे वो। तो इसी के चलते क्या हुआ कि इन्होंने ये सारे पॉलिटिकल राइट्स जो थे, इन्होंने बोला कि हम ये पॉलिटिकल राइट्स और हम ये जितने भी ये मतलब क्या हो गया था, इनको पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं थे, ठीक है। ये सब तो हुआ ही हुआ, साथ में इन्हें बोल दिया था कि तुम्हें पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं है, तमिल्स को नहीं है, सिन्हालास को है पॉलिटिकल राइट्स। तो अब क्या हो गया था, इनको इन्होंने कहा ये मतलब ये क्या हो रहा है कि हमें इतना डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जाए, इनको इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हमें इतना डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जा रहा है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि इससे इनके और तमिल के जो सिन्हाला और तमिल्स के जो रिलेशंस थे ना उनमें बहुत इफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ गया। इन्होंने ये, अब अगर आपको कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, आपको कोई कह रहा है कि नहीं हमारी चलेगी, अब कोई क्लास है, क्लास में एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो जिसकी जो मतलब एक होता है ना, क्लास में हर क्लास में एक ग्रुप होता है, उसकी बात सब सुनते हैं, तो सब क्या करते हैं कि वो बोलता है कि नहीं हम ही है जो है, हम तुझसे बात नहीं करेंगे, हम तेरे को अपने ग्रुप में लेंगे, नहीं हम तेरे को अपने ग्रुप में नहीं लेंगे। क्रिकेट टीम हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम इसको लेंगे लेकिन इसको नहीं लेंगे, हम इसको कहीं नहीं लेंगे, अगर वो उससे चिढ़ गया है तो वो उसको कहीं नहीं लेगा वो बच्चा। तो यही हो गया था कि ये बच्चों की तरह यहाँ सब हो रहा था कि हम कि मतलब एक दूसरे, ये डिस्क्रिमिनेट किया जाता, तमिल्स तो नहीं कर रहे थे लेकिन सिन्हालास तमिल्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हो गया, तमिल्स ने कहा कि अब हम स्ट्रगल करेंगे, ठीक है। अब स्ट्रगल होगी, डोमिनेट फील कर रहे हो। अब इससे पहले हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि क्या कॉलोनियल, जब वो सब कॉलोनीज में रह रहे थे तो वो सब डिस्क्रिमिनेट नहीं, वो सब मतलब ब्रिटिशर्स के अत्याचारों से परेशान हो गए थे और वो सब एकजुट होने लगे, है ना, नेशनलिज्म की फीलिंग आई उनमें। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ फीलिंग तो नहीं आ रही है पर हाँ यहाँ सब एकजुट होकर इन्होंने सोच लिया कि अब क्योंकि हम भी एक कम्युनिटी, हम इनके अगेंस्ट लड़ाई करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि तमिल जो है, तमिल्स बोलते हैं कि ये कहते हैं हमें एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम चाहिए, ठीक है। तमिल एलम्स क्या हो गया, मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। तमिल्स कहते हैं हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, हम श्रीलंका में नहीं रहेंगे इनके साथ, हमें एक अलग से स्टेट दो तमिल का। तो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में हम लोगों को अपना अलग स्टेट दो। तो अब क्या होता है, अब इससे होता है, अब इन्होंने बात सुनी नहीं होगी, ये जो सिन्हालाज या फिर ये जो भी गवर्नमेंट थी इन्होंने सुनी नहीं होगी। इससे क्या हो गया, इससे सिविल वॉर हो गया, एक सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर से क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो थे, वेदर दे वर ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी और द तमिल कम्युनिटी, दे ऑल फॉट द वॉर, और इसमें हजारों से ज़्यादा लोगों की जो थी जाने गई, मर गए। फैमिलीज जो थी दे वर फोर्स्ड, उनको बोला कि तुम यहाँ से जाओ, अभी तुम यहाँ रहने की मतलब तुम्हारे घर वाले मर चुके हैं, तुम्हारा बेटा मर गया, पति मर गया, अब तुम क्या करोगे यहाँ रह के, जाओ यहाँ से अपनी जान बचाओ। तो उनको बोला कि दे वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, ठीक है, इनको बोला कि तुम जाओ। तो अभी देखो अब क्या हुआ, पावर शेयरिंग का मतलब यही तो होता है, सिर्फ दो, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, मतलब कितना देखो, मराठी भी बोल रहे हैं, बंगाली भी बोल रहे हैं, है ना, हिंदी तो है ही खैर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, बट देन वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस, आसमीज है, फिर उर्दू है, एवरीबडी आर लिविंग है ना, हर तरह के लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो हम इतनी सारी लैंग्वेजेस संभाल रहे हैं, ठीक है। पावर शेयरिंग हमारे यहाँ एक ऑफिशियल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ पे सिर्फ दो लैंग्वेज थी, लेकिन ये दो लैंग्वेजेस को भी आपस में नहीं संभाल पाए, नहीं बांट पाए, ये पावर नहीं शेयर कर पाए एक दूसरे में, और इससे क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया और बहुत लोगों की जाने गई। लिखा है हजारों से ज़्यादा लोगों की, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटी वर किल्ड, ठीक है। तो कितने लोगों की जाने चली गई।
तो ये मतलब यही हुआ कि श्रीलंका में किस तरीके से पावर शेयरिंग को नहीं अपनाया, उन लोगों ने किस तरीके से अपना डोमिनेशन किया। उनको लगा जैसे क्योंकि हम मेजॉरिटी में तो हम डोमिनेट करेंगे, तमिल्स ने मेजॉरिटी में नहीं है तो उनको जो है वो नीचे रहेंगे, वो हमसे नीचे रहेंगे। तो ये सब, ये जो सोच थी, ये जो इन लोगों का तरीका था, ये इतना गलत हुआ, इतना गलत साबित हुआ कि कई लोगों की जाने भी गई, और जो ये सिन्हाला से ये अपने आप को स्टैब्लिश भी नहीं कर पाए। ठीक है, सब हम आगे पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब क्या हो गया है, अब हम आ गए हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम की बात करने से पहले एक बार हम रिवाइज करते हैं कि मैंने आपको बेल्जियम के बारे में क्या क्या बताया था। तो बेल्जियम के बारे में हमने पढ़ा था कि एक बहुत स्मॉल कंट्री है यूरोप में, और हमने उसकी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ी थी। हमने पढ़ा था हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा है, दैट इज़ 1 करोड़ पॉपुलेशन है। देखो, पॉपुलेशन का याद करना बहुत इजी तरीका है इसमें, कि बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, और इसकी श्रीलंका की पॉपुलेशन क्या है, श्रीलंका की पॉपुलेशन है 2 करोड़। ठीक है, एक ये तो बहुत इजी हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर पाओगे बहुत इजीली, कि हरियाणा की पॉपुलेशन जो है वो इक्वल टू ये श्रीलंका है, एंड हाफ द पॉपुलेशन ऑफ किसकी, बेल्जियम की। तो आपके 2 पॉइंट्स जो है ये बहुत इजीली बन जाएंगे। ठीक है, ये तो मतलब मेरे को भी बहुत याद है ये वाली चीज़, क्योंकि बहुत सिंपल है याद करना, और ये ट्रिक भी बहुत अच्छी है कि हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर किसकी होगी, श्रीलंका की, और हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा हो गया बेल्जियम। ठीक है, हमने इसमें देखा था, इसमें कुछ लोग डच बोलते थे, कुछ लोग फ्रेंच बोलते थे। इसमें 2 रीजन्स, एक फ्लेमिश रीजन था और एक वेलोनिया रीजन था। हमने ये देखा कि इसका कैपिटल है ब्रुसल, और 80% जो है वहाँ पे लोग वो बोलते हैं फ्रेंच, और 20% बोलते हैं डच। हमने ये देखा कि कैपिटल जो है इसका ब्रुसल, यहाँ पे जहाँ फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में है। मेन कहाँ पे, मेन जो कंट्री है कौन सी माइनॉरिटी में कहाँ पर है वो लोग, इसमें बेल्जियम में, जहाँ पे फ्रेंच माइनॉरिटी में है। वहीं डच जो है वो मेजॉरिटी में है, किधर, बेल्जियम में। और वहीं ब्रुसल्स में देखा जाए तो फ्रेंच जो है वो मेजॉरिटी में, डच जो है वो माइनॉरिटी में। तो अब क्या हो गया है, अब हम यही देखने जा रहे हैं कि श्रीलंका में तो क्या होता है, श्रीलंका में तो सिविल वॉर हो गया। क्यों वॉर हो गया, क्योंकि वो लोग साथ रह ही नहीं पाए, उन्होंने आपस में उन्होंने सोचा पावर जो है हम बांटेंगे नहीं, हम लोग एक जना पावर अपने पास रख लेगा। तो लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे लीडर्स इन बेल्जियम जो है दे चूज अ डिफरेंट पाथ। इन्होंने क्या किया, उन्होंने देख लिया था कि एक सोशल और रिलीजियस जो है, एक कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, तो हमको उसको सही करना पड़ेगा, है ना, हमको उसको संभालना पड़ेगा। तो 1970 और 1993 में क्या हो रहा है यहाँ पे, कि पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 4 बार चेंज हो गया था। ठीक है, चेंज हुआ क्यों, कि ताकि सब अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। वाई, ताकि वो टू अनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर, ताकि वो सब जो है जितने भी लोग हैं सब लोग साथ में रह सके, है ना, एक ही कंट्री में सब डिफरेंट तरह के लोग साथ में रह सके। तो अब क्या हो गया है, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कहता है कि नंबर ऑफ फ्रेंच और डच स्पीकिंग मेंबर्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं बना सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी, कि हमारी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच भी होंगे। ठीक है, अब ये कहाँ की बात हो रही है, ये पूरी बात हो रही है बेल्जियम की, जहाँ पे डच ज़्यादा है, डच मेजॉरिटी में है। वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डच भी होगा, मतलब अगर भले ही डच मेजॉरिटी में, भले ही डच 59% है उनकी पॉपुलेशन, और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की ओनली 40% है, लेकिन उसके बाद भी दोनों में से 10% पीपल विल बी देयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब ये आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, पर मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों में से थोड़े थोड़े लोग जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वली रहेंगे। कोई भी एक जना डिसीजन नहीं बना सकता, क्योंकि डच मेजॉरिटी में, तो इसका मतलब ये नहीं कि डच जो है वो डिसीजन बनाए, दोनों डिसीजन बनाएंगे साथ में। ठीक है, दूसरा क्या था कि पावर्स जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दे दी थी। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी तो होनी चाहिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी तो पावर्स होनी चाहिए। हर स्टेट का अपना उसूल है। अब उत्तराखंड का अपना उसूल है, आपका देखा जाए उत्तर प्रदेश का अपना उसूल है, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को भी एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे से अपने लोगों को समझ सकेगी, क्योंकि रादर देन सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो सबके लिए एक डिसीजन लेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए एक डिसीजन लेगी, है ना। तो
यही वाक्य उन्होंने बोला कि सेंट्रल एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाएगी, एंड दे वर नॉट सब, बोला था कि दे वर मतलब स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपनी पावर रखेंगे, ठीक है। अब हमारी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए एक अलग डिसीजन रखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग डिसीजन रखेगी। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हमको ज़्यादा अच्छे से जानती है, वो अपने स्टेट को ज़्यादा अच्छे से जानती है, वो वहाँ के लोगों को ज़्यादा अच्छे से जानती है, ठीक है। तो ये था, इसमें क्या हो गया कि अपनी स्टेट है, एवरी स्टेट की अपनी ज़रूरतें हैं, तो वो ज़रूरतें किसको पता होगी? स्टेट गवर्नमेंट को ही पता होगी, ठीक है। अब क्या हो गया था कि ब्रसल्स में जो मेजॉरिटी, अच्छा अब क्या हो गया, ये तो चलो हो गया कि पावर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, लेकिन अब क्या हुआ है, अब आगे भी कुछ हुआ है। तो अब क्या हो गया है, अब हम आ गए हैं ब्रसल्स में। तो ब्रसल्स में क्या हो रहा है, देखो ब्रसल्स में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बेल्जियम में जहाँ पे डच जो थे वो ज़्यादा थे, वहीं ब्रसल्स में वो माइनॉरिटी में थे। फ्रेंच जहाँ बेल्जियम में माइनॉरिटी में थे, वहीं वो ब्रसल्स में आके मेजॉरिटी में हो गए। तो इन्होंने देखा कि हम लोगों के लोगों को वहाँ पे बेल्जियम में उनको भी पावर दी, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रखा, तो मतलब पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर ली इक्वली। तो हम भी वही करेंगे, हम भी जो है हम भी ये नहीं करेंगे कि हम मेजॉरिटी में, फ्रेंच लोग जो थे वो सोचते थे कि हम ये नहीं करेंगे कि हम मेजॉरिटी में तो हम इन्हें पावर नहीं देंगे, हम भी पावर जो है डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे पावर जो है एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाएगी, और पावर जो है वो डिवाइड कर ली गई कि फ्रेंच के पास भी पावर है और डच के पास भी पावर है, अब कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी में नहीं है। और क्या हो गया यहाँ पे कि एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बना दी गई है, जिसको बोला कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी, इनके पास भी पावर थी, लेकिन इनके पास पावर किस बारे में थी, इनके पास पावर थी रिगार्डिंग एजुकेशन, लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में। अब देखो कल्चरल और लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स तो हर जगह रहता ही रहता है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और ये सब ऐसे भाईचारे के साथ प्यार प्रेम पूर्वक रहे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अलग से गवर्नमेंट बना दी, उसको नाम दे दी कम्युनिटी गवर्नमेंट, कि अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है। और ये कम्युनिटी जैसे हमारे होती है ना, हमारे यहाँ तो पता नहीं, मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइंस पता नहीं क्यों याद आ रहे हैं इससे, बट देन वो बिल्कुल अलग है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर दी गई, और ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज फॉर्म, जो कि लुक आफ्टर करती है लैंग्वेज को लेके और आपका एजुकेशन को लेके, आपका आपका कल्चर को लेके, ठीक है। और क्या हो गया था, अब जब बहुत सारी अब इसमें ये भी बताया गया कि जब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थी ये सब साथ में आई, तो इन्होंने भी एक यूरोपियन यूनियन बनाई, अपना एक यूरोपियन यूनियन जो था, मतलब इन्होंने कहा कि अब हम सब एक हैं, अब हम लोग अलग नहीं है, ऑल ऑफ अस आर वन। तो इन्होंने यूनियन बनाया और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ बनाया, ब्रसल्स में बनाया। आपकी बुक में भी देखो, आपको राइट हैंड साइड पे दिख जाएगा, बेल्जियम में, सॉरी ब्रसल्स में यूरोपियन हेडक्वार्टर्स। तो हमने इन दोनों स्टोरीज से क्या पढ़ा, हमने इन दोनों स्टोरीज से ये पढ़ा कि जहाँ पे श्रीलंका में इतने पॉपुलेशन, मैंने श्रीलंका में सिर्फ दो तरह के लोग थे, एक थे तमिलियंस थे, एक थे कौन, सिन्हालीज, ठीक है, एक तो तमिल स्पीकिंग थे, एक सिन्हालीज थे। तो सिर्फ दो लैंग्वेजेस को लेके भी इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ वहाँ पे, इतनी लड़ाइयाँ हुई, क्यों हुई कि उन्होंने सोचा सिन्हालीज ने कि हम लोग मेजॉरिटी में आ जाते हैं। क्यों कि मेजॉरिटी में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस मिल गई है हमें 1948 में, तो इन लोगों ने ये जो सिन्हालीज थे, इन्होंने सोचा कि हम लोग जो है हम लोग पावर में आ जाते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया, डोमिनेट किया किसको, तमिल को। कौन, इंडियन तमिल्स जो थे या फिर आपका श्रीलंकन तमिल्स जो थे, इनको डोमिनेट किया इन्होंने। अगर ये इनको डोमिनेट ना करते, ये भी पावर आपस में बांट देते, तो ये लोग भी अच्छे से रहते। इन्होंने बांटी नहीं, तो सिविल वॉर हुआ। तो क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, मतलब एक तरफ, हर दोनों तरफ से थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डाइड, ठीक है, ये लोग मर गए। इससे क्या हुआ कि ये लोग ना इस्टेब्लिश कर पाए ना कुछ। लेकिन वहीं बेल्जियम में इन लोगों ने बहुत समझदारी से काम लिया, वहाँ के लोगों ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पावर जो है उसको आपस में डिवाइड कर लिया, ठीक है, दैट्स व्हाट वी कॉल पावर शेयरिंग। इन्होंने पावर डिवाइड की, तो कोई मरा नहीं, कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब आराम से रह रहे हैं, सब अमन से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरीके से ये बताया, इन दोनों स्टोरीज ने ये डिफरेंस बताया है कि एक तरफ जहाँ पावर शेयरिंग नहीं की, ठीक है, एक तरफ जहाँ पे हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि और लोग भी हैं, हमको उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उन्होंने सेल्फिश डिसीजंस लिए,
तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहाँ सिविल वॉर हुआ। लेकिन जहाँ पे इन लोगों ने, मतलब बेल्जियम ने एक हाथ बढ़ाया तो ब्रुसेल्स ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा तुम भी अगर ये करोगे तो हम भी करेंगे, है ना। एक हाथ बेल्जियम ने दोस्ती का बढ़ाया तो ब्रसल्स ने भी बढ़ाया। और वहाँ पे डच और फ्रेंच दोनों बहुत शांति से रह रहे हैं, मज़े से रह रहे हैं ना, उनको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है वहाँ पे। तो यही था इन दोनों चैप्टर्स में, पावर शेयरिंग की एक नीड बताई कि पावर शेयरिंग का एक आपको एक तरह से बताया कि पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, वो सब हमने पढ़ा इस पर्टिकुलर यूनिट में। और अब हम बाकी पढ़ेंगे आगे कि वाई देयर इज़ नीड ऑफ पावर शेयरिंग, या फिर और भी हम लोग पावर शेयरिंग के ऊपर बातें करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस यूनिट। तो हम आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो देखो ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी है कि मैंने आपको बताया किस तरीके से। अच्छा चलो हम इसी में आगे देखते हैं, तो बार बार मैं वही रिपीट कर रही हूँ, तो हम आगे उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस जो हैं ये बताते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। पहला रीज़न है कि ये रिड्यूस करती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। ठीक है, अब देखो इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा श्रीलंका की। श्रीलंका के लोगों ने कहा, श्रीलंका के जो सिन्हालीस थे, इन लोगों ने सोचा कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जितनी भी पावर है वो हम अपने पास ले लेते हैं। ठीक है, किन्होंने, सिन्हला जो स्पीकर्स थे, इन्होंने सोचा हम पावर अपने पास ले लेते हैं श्रीलंका की। और जो तमिल्स हैं, ठीक है, तमिल्स को हम लोग पावर नहीं देंगे, हम लोग तमिल्स को जो है हम डोमिनेट करेंगे। तो क्या हुआ, इससे तमिल्स जो थे इनमें विद्रोह की भावना जागी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मना किया कि हम लोगों को तो अपना सेपरेट कंट्री दे दो, हमारे लिए तो वही बहुत है, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम पावर ही शेयर नहीं करना चाह रहे हो, है ना। तुम सारी, क्योंकि तुम मेजोरिटी में हो तो तुम कह रहे हो हमें ही पावर दो, तो ये गलत है। इससे क्या हुआ, इससे वॉयलेंस हुआ। तो यही बात यहाँ लिखी है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सोशल कॉन्फ्लिक्ट से वॉयलेंस होता है। अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करोगे, अगर आप टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट, कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो सोशल ग्रुप्स में, उसके लिए क्या करना है, वॉयलेंस और पॉलिटिकल इन स्टेबिलिटी जो है वो ना हो। मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वॉयलेंस होगा, वॉयलेंस होगा तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी होगी, गवर्नमेंट आएगी हटेगी, आएगी हटेगी, आएगी हटेगी, यही चलता रहेगा। तो ये सब रोकने के लिए क्या होना ज़रूरी है, पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है। अगर श्रीलंकन से पावर शेयरिंग टेक्निक अपनाई होती, ना इतने लोग मरते, ना उनको वो अपने आप को मतलब सेल्फ स्टैब्लिश जो करना चाह रहे थे वो नहीं होने, वो वैसे भी नहीं होता। ठीक है, जब तक हमने हिस्ट्री में देखा है कि हम लोगों ने ब्रिटिशर्स को कॉपरेट किया, इसलिए ब्रिटिशर्स इतने समय से हमारे साथ रहे। लेकिन जब हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपनाया तो ब्रिटिशर्स को देश छोड़ के जाना ही पड़ा। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे लिखी गई कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे, ठीक है, अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो होंगे तो वॉयलेंस होगा, वॉयलेंस होगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। तो इन सबको रिड्यूस करने के लिए आप एक ही बार में पावर दे दो, सबको आपस में बांट दो, इक्वल राइट दे दो सबको। तो इसीलिए पावर शेयरिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, इसी में एक और पार्ट ये लिखा गया है कि पावर शेयरिंग जो है ये एक बेटर आउटकम लेके आएगी। ठीक है, हाउ दिस विल ब्रिंग अ बेटर आउटकम, कि देखो डेवलपमेंट उसी कंट्री में होगा जहाँ के लोग साथ में होंगे। ठीक है, तो ये एक बेटर आउटकम होगा कि अगर आप पावर जो है वो एक साथ लोगों में शेयर करो, सब लोग एक साथ अपने डिसीजंस, अपने अपने लोगों के डिसीजंस जो हैं, अगर मान लो कि सिन्हालीस को लगता है कि हमारे लोगों के लिए अच्छा है, तो तमिल्स को भी तो पता है ना कि उनके लोगों के लिए क्या अच्छा है। तो वो लोग तो वो तभी बेटर आउटकम होगा एक डिसीजन का जब वो लोग सब साथ में बैठ के अपने विचारों की चर्चा करेंगे और एक ऐसे डिसीजन पे आएंगे जो दोनों के लिए सही हो। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड रीजन ये बताया गया है कि ये गुड फॉर डेमोक्रेसी भी। अब देखो इसमें आ गया है कि बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होती है पावर शेयरिंग। ठीक है, डेमोक्रेसी में हम क्या पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी में हम ये पढ़ते हैं कि अगर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इंडिया में हम लोगों ने इलेक्टेड गवर्नमेंट चूज करते हैं। हम लोगों के यहाँ ये नहीं कि हम लोग कल को मोदी है तो मोदी का बेटा गवर्नमेंट में आ जाएगा, नहीं। कांग्रेस भी है, आप भी है, बीजेपी भी है, तीनों में से एक को वोट मिलेगा, जिसको वोट मिलेगा वो पावर में आएगी, है ना, यही होता है ना। तो यही बात थी कि यहाँ पे अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मेजोरिटी में हम तो हम लोग डेमोक्रेसी ले आए कि तो हम लोग रहेंगे, ऐसे नहीं होता है। पावर शेयरिंग तभी, अगर डेमोक्रेटिक अपने आप को बनाना है तो डेमोक्रेटिक बनाने के लिए सबसे पहले पावर जो है वो आपस में बांटो, सबको इक्वल राइट्स दो। ठीक है, दूसरा क्या है कि अ डेमोक्रेटिक, ठीक है, रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर। अच्छा, अब मैं
एक कंट्री में इंडिया में रह रही हूँ, ठीक है, इंडिया में रह रही हूँ। अब मेरे मेरे तरह के बहुत लोग हैं यहाँ पे जिनको किसी चीज़ से दिक्कत है, ठीक है। आप लोग हम पे एक लॉ, मान लो एक एग्जांपल है कि आप लोग हम पे कोई लॉ लगा रहे हो, मैं उस लॉ से ओके नहीं हूँ, मैं कहती हूँ नहीं ये लॉ हमारे लिए नहीं होना चाहिए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड या आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ अ लॉ। तो क्या होगा, हमारी बात सुनी जाएगी, है ना, वो सुनेंगे कि हमारा भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो वहाँ बात गया कि नहीं दीज काइंड ऑफ पीपल दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस लॉ, या ये कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसा अगर कोई डेमो, अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो वो गवर्नमेंट कैसे आएगी, लो बाय द पीपल आएगी, फॉर द पीपल आएगी, है ना, हमारी वजह से ही आ रही है तो वो हमारी भी सुनेगी। तो यही बात है यहाँ पे भी कि एक डेमोक्रेटिक रूल तभी स्टैब्लिश होगा, एक डेमोक्रेटिक रूलर वही होता है जो अपने लोगों की बात सुनता है, ठीक है। अगर आप अपने लोगों की बात नहीं सुन रहे हो, जो कि जिन पे जो डिसीजन से इफेक्ट हो रहे हैं, जो आप डिसीजन लोगे उस डिसीजन से वही लोग तो इफेक्ट होंगे जो वहाँ पे रह रहे हैं, और अगर वही लोग खुश नहीं है आपके डिसीजन से तो क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है आपकी, कोई फायदा ही नहीं है डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो अब इसमें इन दोनों को बोल दिया है कि ये जो पहला रीजन था जो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन मैंने आपको बताया पहला कि रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, ठीक है। एक मैंने बताया पावर शेयरिंग वॉज बेटर, ब्रिंग आउट बेटर सोशल आउटकम। तो ये जो पहला रीजन था इसको इन लोगों ने बोला है प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है, इसको प्रूडेंशियल रीजन बोला है क्योंकि इस रीजन से एक बेटर आउटकम आएगा, ठीक है। इसमें लिखा है ना पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम, तो इसीलिए इस रीजन को बोला है प्रूडेंशियल रीजन। सेकंड को बोला है मॉरल रीजन क्योंकि एक बहुत वैल्यूएबल रीजन है, एक मॉरली है, देखो मॉरली एथिक्स होता है, अगर आप अपने आप को डेमोक्रेटिक बोल रहे हो तो वैसे बनो भी, ये होता है मॉरल रीजन, ठीक है। प्रूडेंशियल रीजन हो गया कि आप अगर आप इस चीज को फॉर बेटर आउटकम यू नीड टू डू दिस, यू हैव टू अपनाओ दिस स्ट्रेटजी, या फिर आपको ये काम करना ही पड़ेगा, आपको पावर शेयर करनी ही पड़ेगी फॉर बेटर आउटकम्स। तो इन दो प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से पावर शेयरिंग जो है इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और हमारे लिए क्यों ये डिज़ायरेबल है, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, ये हमने पढ़ा। और अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने देखा कि क्यों पावर शेयरिंग जो है वो डिज़ायरेबल है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। हमने देखा प्रूडेंशियल देखा, हमने देखा मॉरल वेज में देखा, हमने एक प्रूडेंशियल रीज़न देखा कि पावर शेयरिंग का कि क्यों ज़रूरी है ये। तो इसमें हमने एक बेसिक चीज़ क्या पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने कि एक फॉर एनी, देखो इसमें भी यही चीज़ लिखा है कि धीरे धीरे जब लोग डेमोक्रेसी के बारे में सुनने लगे, लोग डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने लगे, तो उन्होंने ये चीज़ भी समझी कि डेमोक्रेसी कब कैसे होगी। हमको अगर पावर शेयरिंग में नहीं है, अगर हर किसी के पास उसका अपना इंडिविजुअल राइट नहीं है, तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी, कैसे डेमोक्रेसी होगी। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि पावर शेयर करो, पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। तो लोगों ने ये चीज़ समझी कि रिगार्डिंग फॉर एवरी कि अगर आप डेमोक्रेसी के बारे में सोच रहे हो तो आपको पावर शेयरिंग के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री, ये लोगों को समझ आई बात कि हर कंट्री के लिए देखो आज क्या है, आज अगर अगर हम लोगों की कोई हमारी कोई डिमांड है तो हमारी डिमांड हम किसके आगे रखते हैं, हम लोग रखते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के आगे। हर किसी का अपना रिप्रेजेंटेटिव है, किसी की बीजेपी है तो किसी का कोई कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी की जुड़ा है, कोई आम आदमी पार्टी की, हर किसी का अपना रिप्रेजेंटेटिव है। ये तो खैर बहुत बड़ी पार्टीज होगी, पर अगर ग्राउंड लेवल पे, अगर छोटे लेवल पे देखा जाए तो छोटे लेवल पे भी हमारे वार्ड, जैसे वार्ड होता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ वार्ड के जब इलेक्शंस होते हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो 5 रिप्रेजेंटेटिव्स में से कोई एक तो, 5 में से कोई एक तो होगा जिसका थोड़ा भी बहुत जो है हम लोग जिसकी बात से सहमत हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको वोट देते हैं, हम कहते हैं कि तुम जो है हमारी बात लेके आगे जाओगे, हम तुम्हें वोट देंगे। तो ये होता है डेमोक्रेसी। ये होती है क्या कि हमारी मतलब अगर 10 जन भी हैं और 10 जन में से 2 जने हैं जो खड़े हो रखे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, तो वो 10 लोगों में से 6 जने होंगे जो एक की तरफ होंगे, 4 होंगे जो एक की तरफ होंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता होगा कि ये जो बात बोल रहा है ये बिल्कुल सही है, ये हमारे हित की बात है, ये जो बात बोल रहा है ये बिल्कुल ठीक है, और हमारे लिए भी जो है ये बात ज़रूरी है, या फिर किसी के दोनों का अलग अलग मुद्दा है, और जो अलग अलग लोग जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो यही सोचेंगे कि हाँ इसका मुद्दा हमारे लायक है तो मैं इसको वोट दूंगा क्योंकि ये सही बोला, तो हम इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के आगे रखेंगे और ये हमारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करेगा। तो इस तरीके से जो था इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो अब क्या हो गया था कि एवरीवन, इसमें भी यही लिखा है कि एवरीवन हैज़ देयर ओन वॉइस फॉर इन शेपिंग द पब्लिक पॉलिसीज। अगर मेरी कोई पब्लिक पॉलिसी आती है तो मेरा भी पूरा राइट है कि मैं उसमें अपना मुद्दा, अपनी बात रख सकूं,
है ना, हम पे भी अपना राइट है। तो ये बात वही होगी कि सब पे अपनी राइट है, सबके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर इट इज देयरफॉर ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी तभी होगी कि अगर आप हर किसी को पावर दोगे, आप सबके मतलब हर किसी को नहीं, पर आपके रिप्रेजेंटेटिव जो उस पर, जैसे डच स्पीकिंग का रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया, एक डच हो गया। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया, एक फ्रेंच हो गया। ठीक है, तो पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। ठीक है, ये पॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पॉलिटिकल पावर्स की बात कर रहे हो तो पॉलिटिकली भी ये पॉलिटिकली तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकली तो रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी हमारी अपने एक आम जनता की बात आगे सरकार तक ले जाएंगे, तो पॉलिटिकली भी बहुत ज़रूरी है। फॉर सिटीजन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पावर शेयरिंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया है पावर शेयरिंग का इन डेमोक्रेसी। और अब मॉडर्न डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में तो पावर शेयरिंग एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करेगा ही करेगा। और वो क्या रोल प्ले करेगा, क्या उसके सारे पॉइंट्स होंगे, वो सब हम आगे पढ़ने जाएंगे। इस पर्टिकुलर यूनिट पे ही हमारा लास्ट होगा और इसके बाद हमारा पावर शेयरिंग का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग आगे बस ये अब हम यही पढ़ेंगे कि क्या पॉइंट्स हैं और क्यों ये पॉइंट्स ज़रूरी हैं फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्यों पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में कि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या हो गया, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कौन है, जो कि रूल्स बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो वो रूल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, या लॉज और पॉलिसीज जो लेजिस्लेटिव ग्रुप ने बनाया उनको एग्जीक्यूट करता है। जुडिशरी क्या होती है, जो इन सब पे ध्यान देती है कि सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको क्या कहा गया, इसको एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा गया है। इसमें क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये अलग अलग ऑर्गन्स है। लेजिस्लेटिव का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है, लेकिन ये सब लोग दे आर प्लेस्ड एट सेम लेवल, सब एक ही लेवल पे हैं। और लेकिन इनके पास क्या है, डिफरेंट पावर्स हैं। ठीक है, पावर्स अलग अलग है सबकी। लेजिस्लेटिव रूल्स बना रहा है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, जुडिशरी देख रहा है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगी कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं है, सबके हाथ में है पावर। तो कोई एक अल्टीमेट डिसीजन जो है वो खाली लेजिस्लेटिव नहीं बनाएगा या एग्जीक्यूटिव नहीं बनाएगा या जुडिशरी नहीं बनाएगा, सब मिलकर बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि ईच ऑर्गन कैन चेक ऑन अदर्स, बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस, जितने भी लोग हैं, ये जितने भी वेरियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जैसे लेजिस्लेटिव के पास अपनी पावर है, ठीक है, लेकिन उसकी पावर जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लेजिस्लेटिव के पास कुछ ज़्यादा ही पावर है, सबकी पावर बैलेंस्ड है एक दूसरे से, किसी की ना ज़्यादा है किसी की ना कम है। ठीक है, अब इसमें एक दे रखा है कि एक जैसे जजेस हैं, जजेस को अपॉइंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव्स अपॉइंट करते हैं। लेकिन वो लोग जब चेक रखते हैं कि किसको कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, तो उसमें लेजिस्लेटिव भी आते हैं कि लेजिस्लेटिव्स ने सही डिसीजंस या सही प्लान्स और पॉलिसीज, मतलब उनके प्लान्स और पॉलिसीज क्या थे, क्या उनमें गलत है क्या नहीं है, मतलब वो सब इसमें चेक रखते हैं। ठीक है, तो भले ही उनको एग्जीक्यूटिव्स ने अपॉइंट किया, लेकिन चेक वो एग्जीक्यूटिव को भी कर रहे हैं, वो लेजिस्लेटिव को, दोनों को देख रहे हैं कि दोनों सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। तो अब हमारा आ गया है, हम सेकंड पॉइंट पे आ गए हैं। अब सेकंड पॉइंट पे क्या, देखो फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा हॉरिजॉन्टल, मतलब सेम लेवल पे हैं सब लोग, लेजिस्लेटिव भी, जुडिशरी भी और एग्जीक्यूटिव भी, तीनों सेम लेवल पे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्टिकल, वर्टिकल लेवल पे। अब वर्टिकली देखो, अगर हम पावर शेयर करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सबसे पहले आते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो हैं सबसे पहले। क्यों सबसे ऊपर क्यों है वो, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है। उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में कौन, जैसे मैं उत्तराखंड में हूँ तो यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के वो हैं। उनके नीचे आते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नीचे कौन आता है, कोई लोकल गवर्नमेंट, जैसे मैं वार्ड नंबर 10 में हूँ तो हमारे जो यहाँ के सभासद होंगे, कौन है, एग्जाम्पल कोई भी हमारे यहाँ के सभासद है तो वो आएंगे थर्ड नंबर पे। तो ये इन तीन हिस्सों में क्या हुआ, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इसको क्या कहते हैं, अब हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि नरेंद्र मोदी जी को ही मिलेगी या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ही मिलेगी या जो भी हैं तीसरे हमारे यहाँ पे सभासद उन्हीं को मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। तो पावर जो है, पावर किसको मिल रही है कि पावर मिल रही है सबसे पहले तो मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल में जो भी है, नरेंद्र मोदी हैं, सेंट्रल में मनमोहन सिंह है, एनीबडी हु एवर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री,
उनको मिलती है पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट में, कोई भी है, चाहे वो हरीश रावत जी हो, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, एनीबडी जो भी इलेक्टेड है, जो भी जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, वो स्टेट गवर्नमेंट में पावर रखेंगे। लोकल गवर्नमेंट में कौन है, जिसको हम लोकली पंचायती, जैसे पंचायत हो गया, जैसे सभासद हो गया, जैसे पार्षद हो गया, एनीबडी जो भी इलेक्टेड है उसको पावर मिलेगी। ठीक है, एनीबडी में सिर्फ वो जो इलेक्टेड हैं बाय द पीपल, ठीक है, तो उनको पावर किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। तो ये एक बहुत इजी वे है पावर शेयरिंग का, कि हर किसी को, मतलब हमारे, अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नरेंद्र मोदी जी तो उत्तराखंड से नहीं है तो वो मतलब हम लोग तो उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड से हमारे यहाँ कौन है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में उत्तराखंड को। तो इस तरीके से क्या हुआ, पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब क्या हो गया है, अब इसमें क्या, इसको बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, फेडरलिज्म भी कहा जाता है इसको। इसके बाद आ गया है कि पावर जो है अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। किन ग्रुप्स में हो रही है, जैसे वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं, रिलीजियस ग्रुप्स या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो हैं, इनमें पावर जो है वो शेयर हो गई है। क्यों इनमें पावर शेयर हो रही है, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल। अब इसमें एक एग्जांपल चलो बेल्जियम और श्रीलंका का लेके चलते हैं। बेल्जियम में हमने क्या पढ़ा था, बेल्जियम में हमने पढ़ा था कि डच भी थे, फ्रेंच भी थे, ठीक है, दो तरह के लोग थे। हमने श्रीलंका में क्या पढ़ा था, हमने देखा था श्रीलंका में सिन्हालीस भी थे, सिन्हाला भी थे और तमिल्स भी थे। तमिल में हमने पढ़ा इंडियन तमिल्स थे और मुस्लिम तमिल्स थे। सिन्हाला में हमने पढ़ा कि बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग थे, तो रिलीजियस कम्युनिटी थी। जहाँ बेल्जियम में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, लेकिन श्रीलंका में वो पावर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं, उन्होंने क्या बोला था, बुद्धिज्म को हम एक प्रोटेक्शन देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलेगी उनको, है ना। तो इसको पावर शेयरिंग नहीं कहते हैं। पावर शेयरिंग मतलब होता है हर किसी को अपना रिलीजियस राइट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे यही हुआ, जैसे बस यहाँ पे यही हुआ कि इन लोगों ने पावर्स जो है वो शेयर कर ली। जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, देखो आज शेड्यूल कास्ट को भी एक अपना, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स जो होती है इनको एक अपना रिजर्वेशन मिलता है। वही बात है यहाँ की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री। आज हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट, SC ST इन सबको एक रिजर्व कैटेगरी है। क्यों है, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल। हम लोग तो बहुत वेल एजुकेटेड हैं, है ना, हम लोग तो बचपन से एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, एक बहुत अच्छी एजुकेशन दी हमने, लेकिन देन देयर आर सम पीपल जो विलेज से आए हैं, है ना, विच आर नॉट वेरी मच एजुकेटेड। सो उनको हमारे लेवल तक, जैसे अब एक मैं हूँ, बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, सब बहुत अच्छा एजुकेशन दिया। एक वो है जो नहीं पढ़ा है इतना अच्छे स्कूल से, जो शेड्यूल कास्ट से है, जिसपे इतना पैसा नहीं था कि वो एक अच्छे स्कूल में जा सके, तो वो और मैं अब एक कॉलेज में आ गए हैं। तो वो कैसे मेरे लेवल तक आए, या फिर वो कैसे उस कॉलेज में एडमिशन ले जिस कॉलेज में मैं लेना चाहती हूँ। तो उसको एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक रिजर्व सीट मिलती है वहाँ पे उसको, कि वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं ही उस कॉलेज में रहूँगी, नहीं, वो भी उस कॉलेज में आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि उसके पास भी रिजर्व राइट्स है वहाँ आने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं पावर शेयरिंग, की पावर जो है वो आपस में बांट रखी है, मतलब मेरे को भी पावर है तो उसको भी पावर है अपनी, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद जो है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। इस अच्छा, इन लोगों को एक कम्युनिटी ग्रुप भी कहा जाता है, जिनको इनके ग्रुप लीडर होते हैं, जिनको ये पावर दी जाती है, तो एक कम्युनिटी ग्रुप कहा जाता है इनको। अब पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं आवाज जनता की, ठीक है। हमारे यहाँ कई तरह की पॉलिटिकल पार्टीज है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी, अब कांग्रेस है, कांग्रेस कहती है, कांग्रेस मान लो कांग्रेस की कोई विचारधारा है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं उनकी तरफ हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ कि वो मेरी जो बात है, अब मैं तो जाके बोल नहीं सकती हूँ मोदी जी से वो बात, ठीक है, एक आम इंसान हूँ मैं, लेकिन मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट, मैं जिस पार्टी को, मतलब जो पार्टी मेरी ही मन की बात वो बोल रही है, कांग्रेस बोलता है कि मतलब जो मेरी विचारधारा है वही वो विचारधारा वो भी रखते हैं, तो वो लोग वो बात मेरे बिहाफ, मतलब मैं उनको इलेक्ट करूंगी। क्यों करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो इस बात को आगे लेके जाएं, है ना, वो रिप्रेजेंट करें हम लोगों को, हम जैसे लोगों को जो कि उनकी उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बीजेपी के अपने लोग हैं जो अलग अपना चाहते हैं कि हम लोगों की बात जो है वो बीजेपी आगे लेके जाए। तो
तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनको भी पावर देना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें हमने कुछ पॉलिटिकल अलाइंसेस भी पढ़े। अलाइंसेस क्या हुए कि जैसे मान लो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, ठीक है, ये दोनों क्या करती है, अलाइंस बना देती है कि हम दोनों साथ में जो है लड़ेंगे चुनाव, और जो भी हम, अगर मान लो कोई भी जीता, ठीक है, इन्होंने अलायंस बना दिया कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, हम दोनों में से जो भी जीतेगा पावर जो है हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कांग्रेस जीती तो कांग्रेस पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और तुम मतलब हम दोनों का एक उम्मीदवार जाएगा जो कि दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। फिर अगर वो जीत जाता है तो वो हम दोनों की बात, मतलब दोनों की पावर जो है वो शेयर करेगा, ठीक है, हम पे भी पावर होगी, तुम पे भी पावर होगी। तो इसको कहते हैं अलायंसेस बनाना, इसको बोलते हैं पावर शेयरिंग। कि पावर शेयरिंग देखो हर जगह जो है इसकी टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर में पढ़ा, हमने बेल्जियम से शुरुआत की थी, हमने श्रीलंका से शुरुआत करी थी। ये बिल्कुल लेंदी चैप्टर नहीं है, मैंने आपको हर चीज़ बार बार याद करा करा के पढ़ा दी कि मेरे को खुद को भी वो सारे पॉइंट्स और फिगर्स याद हो गए हैं। तो आई होप आपको तो हो ही गए हो। दिस इज़ नॉट अ वेरी लेंदी चैप्टर, आप बिल्कुल स्टोरी की तरह इसको पढ़ोगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको, और मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ईजी चैप्टर है। और आई होप आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बेल्जियम के बारे में पढ़ा हमने, श्रीलंका के बारे में पढ़ा, हमने देखा दोनों हमने, सबसे बड़ी बात है हमने दोनों कंट्रीज़ के बारे में हम इतना अच्छे से जान चुके हैं कि हमको पता चल गया है कि अगर बोला जाए ना कि व्हाट वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप बहुत ईजिली बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं की तो क्या वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया। नंबर 1 रीज़न कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए श्रीलंका में। सेकंड रीज़न क्या था कि लोग आपस में सोशली जो लोग साथ में रहते हैं वो बिल्कुल अलग हो गए, वॉयलेंस हो गया, कितना वॉयलेंस हुआ। और पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है वो हमने कहाँ देखा, बेल्जियम में देखा कि पावर शेयरिंग थी तो लोग क्या था, आपस में रह रहे थे, साथ में रहते थे, एक बेटर डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है पावर। तो ये सब हमने पढ़ा किसमें, इस चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया हो। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।